जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान के साथ हुए सीज फायर पर सवाल उठाए हैं। प्रशांत किशोर ने कहा कि जब हम पाकिस्तान को हरा रहे थे तो फिर उसके साथ सीज फायर क्यों किया? सेना को ऑपरेशन के लिए 2 और दिन देने चाहिए थे। बिहार के पूर्व चंपारण में चुनावी रणनीतिकार से राजनेता बने पीके ने कहा कि मैंने विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर का बयान पढ़ा, जो एक शिक्षित और समझदार व्यक्ति हैं। उन्होंने कहा कि सीज फायर पाकिस्तान की पहल पर किया गया था। मैं सोच रहा हूं कि अगर पाकिस्तान सीज फायर चाहता था तो इसका मतलब है कि सेना सही काम कर रही है। हम पाकिस्तान को हरा रहे थे और अगर पाकिस्तान सीज फायर चाहता था तो हम क्यों राजी हुए? प्रशांत किशोर ने आगे कहा कि भारतीय सेना और जनता दोनों ने पहले ही अपना मन बना लिया था। सरकार ने भी सायरन बजाकर मॉक ड्रिल कर लिया था। ऐसे में भारतीय सेना को अपने अभियान जारी रखने और पाकिस्तान को सबक सिखाने की अनुमति दी जानी चाहिए थी। यूपी के नए डीजीपी राजीव कृष्ण की नियुक्ति के बाद बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने योगी सरकार पर कानून व्यवस्था को लेकर तीखा हमला बोला। बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपने एक्स अकाउंट पर लगातार 3 पोस्ट कर राज्य में बढ़ते अपराध और कानून व्यवस्था पर चिंता जताई है। उन्होंने नए डीजीपी के सामने अपराध नियंत्रण और कानून का राज स्थापित करने की बड़ी चुनौती बताते हुए सरकार से सक्रिय सहयोग की मांग की है। इससे पहले सपा प्रमुख अखिलेश यादव भी नए कार्यवाहक डीजीपी को लेकर योगी सरकार पर सवाल उठा चुके हैं और मायावती द्वारा इस तरह की पोस्ट ने अब योगी सरकार के सामने बड़ी चुनौती खड़ी कर दी। मायावती ने एक्स अकाउंट पर पहले पोस्ट में कहा कि देश के विभिन्न राज्यों में से खासकर यूपी में सामंती और आपराधिक तत्वों का वर्चस्व होने से जातिवादी और सांप्रदायिक द्वेष, हिंसा, अन्याय, अत्याचार तथा लोगों को उजाड़ने आदि की कार्यवाहियों से यह साबित है कि यहाँ कानून का राज सही से नहीं चल रहा। यहाँ बता दें कि मायावती समय समय पर घटनाओं पर टिप्पणियां कर योगी सरकार और कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करती रही हैं। क्योंकि अब यूपी में पंचायत चुनाव और विधानसभा चुनावों को सुगबुगाहट शुरू हुई है और लिहाजा मायावती के तेवर उससे भी जोड़कर देखे जा रहे हैं। देश में कोरोना वायरस के मामलों में फिर से बढ़ोतरी देखी जा रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक आज यानी कि रविवार को सुबह 8 बजे तक देश में कोरोना के एक्टिव केस बढ़कर 3758 हो गए। पिछले 24 घंटे में 363 नए मरीजों ने कोरोना की पुष्टि हुई है, जबकि 1818 मरीज ठीक होकर घर लौट चुके हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 2 लोगों की मौत हुई है। कर्नाटक में 63 साल के एक बुजुर्ग मरीज की मौत हुई है, जो पहले से ही बीमार थे। वहीं केरल में 24 साल की एक युवती की कोरोना संक्रमण से जान चली गई। आंकड़ों के मुताबिक सबसे ज्यादा मामले केरल में हैं। यहाँ 1400 केस दर्ज हुए हैं। महाराष्ट्र में 485 और दिल्ली में 436 एक्टिव केस हैं। इसके अलावा गुजरात में 320, पश्चिम बंगाल में 287 और कर्नाटक में 238 मरीजों का इलाज चल रहा है। तमिलनाडु में 199 और उत्तर प्रदेश में 149 कोरोना मरीज मिले हैं। स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार इन नए वेरिएंट से संक्रमित लोगों में सामान्यतः बुखार, नाक बहना, गले में खराश, सिर दर्द और थकान जैसे हल्के लक्षण देखे जा रहे हैं। हालांकि ये वेरिएंट प्रतीक्षा प्रणाली को चकमा दे सकते हैं, लेकिन अभी तक कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला है कि ये गंभीर या लंबी बीमारी का कारण बनते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने भी इन वेरिएंट्स को चिंताजनक श्रेणी में शामिल नहीं किया है। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले से एक दर्दनाक सड़क हादसे की खबर सामने आई है। यह हादसा सुबह रविवार के कटौला क्षेत्र के समीप स्थित IIT कमान पुल के पास हुआ है, जब टेंट का सामान ले जा रही एक महिंद्रा पिकअप वैन अनियंत्रित होकर पुल से नीचे गिर गई। वाहन में कुल 6 लोग सवार थे, जिनमें से 5 की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हादसे के बाद वाहन से लोग उलहल नदी और सड़क पर जा गिरे। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची। राहत एवं बचाव कार्य तुरंत शुरू किया गया। शवों को बाहर निकालकर उनकी पहचान की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को इलाज के लिए मंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत चिंताजनक बनी हुई है। फिलहाल हादसे के कारणों की जांच की जा रही है। प्रारंभिक आकलन के अनुसार तीव्र ढलान और पुल के निर्माणाधीन होने के चलते सुरक्षा उपायों की कमी इस दुर्घटना का कारण हो सकती है। डिंडोरी जिले के दौरे पर आए मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों से लेकर स्थानीय आदिवासी समस्याओं तक कई मामलों पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर की घोषणा को लेकर उन्होंने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर तीखा हमला बोला है। दिग्विजय सिंह ने कहा कि ट्रंप बार बार भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर कराने का श्रेय लेने की कोशिश कर रहे हैं, जो देश के आंतरिक मामलों में पंच बनने जैसा है। उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर अमेरिका को भारत पाक के रिश्तों में टांग अड़ाने की जरूरत क्यों पड़ रही है।
डिंडोरी में उनका यह दौरा सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय मामलों तक सीमित नहीं रहा। उन्होंने डिंडोरी जिले के बजाग तहसील में प्रस्तावित बाइक साइट प्रदान परियोजना विरोध में बैगा आदिवासियों से मुलाकात की है। दिग्विजय सिंह ने स्थानीय लोगों की बात सुनने के बाद कहा कि ये पूरी परियोजना आदिवासियों के अधिकारियों के खिलाफ है। उन्होंने आरोप लगाया कि सैकड़ों एकड़ आदिवासी जमीन की खरीद फरोख्त बेहद संदिग्ध तरीके से की गई है और इससे आदिवासी समुदाय का भारी नुकसान हो रहा है। दिग्विजय सिंह ने इस प्रकरण में बीजेपी विधायक संजय पाठक पर भी निशाना बोला है। उन्होंने कहा कि पाठक की कंपनी को बॉक्साइट खदान की अनुमति मिली है और इस प्रक्रिया में कटनी जिले के आदिवासियों के नाम पर औने पौने दामों पर जमीन खरीदी गई। उन्होंने आरोप लगाया कि कई मामलों में धोखाधड़ी और दबाव के माध्यम से जमीन हड़पी गई है। और बैगा के गांवों के अंदर किस प्रकार से वो व्यक्ति जो कि भारतीय जनता पार्टी के सरकार में मंत्री रहा, जो कि पहले कांग्रेस में था, उसके पिता सत्येंद्र पाठक मेरे मंत्रिमंडल में सदस्य थे, लेकिन किस प्रकार ये सत्येंद्र पाठक का बेटा संजय पाठक किस तरीके से लूट रहा है आदिवासियों को, उसका ये एक और प्रमाण हमें सामने मिला है। 2007 में जमीन बिकी है। जी सर, हमें पता ही नहीं है सर। राजस्थान के भरतपुर जिले के एक थाना क्षेत्र में बड़ा मामला सामने आया है। थाना क्षेत्र में 15 वर्षीय नाबालिग के साथ दुष्कर्म हुआ, जिसके बाद नाबालिग पीड़िता 5 महीने की गर्भवती हो गई। नाबालिग के परिजनों को पीड़ित ने गर्भवती होने का पता उस समय चला जब 30 मई की रात को आरोपी पीड़िता का घर से अपहरण कर रूपवास के सैदपुरा में स्थित एक क्लिनिक पर गर्भपात कराने लेकर जा रहे थे। जब परिजनों को पता लगा तो परिजनों ने पीछा किया और पीड़िता को आरोपियों के चंगुल से छुड़ा कर ले आए। पीड़िता ने अपने परिजनों को आप बीती बताई, जिस पर दूसरे दिन पीड़िता के पिता ने मथुरा गेट थाने में शिकायत दर्ज कराई है। जानकारी के अनुसार 15 वर्षीय पीड़िता के पिता मजदूरी करने और मां घरों में साफ सफाई का काम करने के लिए निकले, तभी पीछे से पड़ोस में रहने वाला फारूक नामक लड़का विगत दिसंबर 2024 को घर में घुस आया और चाकू की नोक पर पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया। साथ ही परिजनों को बताने पर जान से मारने की धमकी दी। पीड़िता का कहना है कि मेरे माता पिता मजदूरी करने चले जाते थे, तभी दिसंबर 2024 की बात है जब पड़ोस में रहने वाला फारूक घर में घुस आया और चाकू की नोक पर जान से मारने की धमकी देते हुए मेरे साथ दुष्कर्म किया। उसके बाद फिर फारूक और उसके 4 साथियों ने मेरे साथ कई बार लगातार दुष्कर्म किया। घटना के बारे में परिजनों को बताते पर आरोपी मुझे और मेरे परिजनों को मारने की धमकी देता था। 30 मई को वो लोग मुझे जबरदस्ती अपहरण कर मेरा गर्भपात कराने ले जा रहे थे। दिल्ली के जंगपुरा में बारापुला नाले के किनारे स्थित झुग्गी बस्ती मद्रासी कैंप में आज यानी कि 1 जून को बड़े पैमाने पर तोड़फोड़ अभियान चलाया गया है। इन झुग्गियों को हटा दिया गया है। इसे लेकर दिल्ली के पूर्व मंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने ऐतराज जताते हुए प्रतिक्रिया दी। उन्होंने इस मामले को लेकर रेखा गुप्ता सरकार को घेरा। आम आदमी पार्टी नेता सौरभ भारद्वाज ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि कल दिल्ली के मुख्यमंत्री ने बोला कि किसी झुग्गी बस्ती को तोड़ा नहीं जाएगा। आज ही बारापुला मद्रासी कैंप को बुलडोजरों ने उजाड़ दिया, हजारों लोगों के सर से छत छीन ली। कल दिल्ली के मुख्यमंत्री ने बोला कि किसी झुग्गी बस्ती को तोड़ा नहीं जाएगा। आज ही बारापुला मद्रासी कैंप को बुलडोजरों ने उजाड़ दिया, हजारों लोगों के सर से छत छीन ली। मद्रासी कैंप जिसे 1968 और 1970 के बीच स्थापित किया गया था, इसे 16 किलोमीटर लंबे बारापुला नाले से जुड़ी एक जीर्णोद्धार परियोजना के लिए साफ किया जा रहा है। ये एक मुगलकालीन संरचना है जिसके लगभग 400 साल पुराने होने का अनुमान है। दिल्ली में एक बार फिर मौसम ने करवट ले ली है। राजधानी में तेज हवाओं के साथ बारिश हुई है। इस बरसात के बाद दिल्ली वासियों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग की माने तो अगले कुछ दिन तक राजधानी में बादल छाए रहेंगे। मौसम विभाग के अनुसार शाम 4 बजे पालम और झरोड़ा कला में 65 और 37 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चली। इसके अलावा सफदरगंज इलाके में 66 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हवाएं चली, जबकि प्रगति मैदान में हवाओं की रफ्तार 76 किलोमीटर रही। इस मौसम के बदलाव से एक और जहां लोगों को गर्मी से राहत मिली, वहीं तेज आंधी और बिजली गिरने की संभावनाओं को देखते हुए नागरिकों को सतर्क रहने की भी सलाह दी गई है। खासकर खुले स्थानों, पेड़ों के नीचे या कच्चे निर्माण स्थलों से दूर रहने की चेतावनी दी गई है। हालांकि मौसम विभाग ने आगामी दिनों के लिए कोई विशेष चेतावनी जारी नहीं की है, लेकिन अचानक बदलते मौसम को देखते हुए सतर्कता बरतना आवश्यक है। दिल्ली में बीजेपी की रेखा गुप्ता सरकार ने अपने 100 दिन पूरे कर लिए हैं। इस मौके पर रेखा सरकार ने इन 100 दिनों में किए गए कार्यों एवं अपनी उपलब्धियों से जुड़ी एक पुस्तिका जारी की है।
साथ ही मशहूर फिल्म अभिनेता अनुपम खेर को बुलाकर उनकी सरकार द्वारा किए गए कार्यों की चर्चा की, जिसे बीजेपी की रेखा सरकार की 100 दिनों की रिपोर्ट कार्ड में शामिल किया गया। विपक्षी दलों ने जहां 100 दिनों की रेखा सरकार को फेल बताया, तो वहीं जश्न के रूप में अनुपम खेर को बुलाकर चर्चा किए जाने पर सरकार पर जमकर निशाना बोला गया। इसी कड़ी में दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने 100 दिन पूरे होने पर आयोजित जश्न पर रेखा गुप्ता के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि सरकार ने अपनी विफलताओं पर पर्दा डालने के लिए करोड़ों रुपए फूंक दिए, जबकि जमीन पर जनहित के मुद्दे जस से तस बने हुए। देवेंद्र यादव ने आगे कहा कि रेखा गुप्ता सरकार का 100 दिनों का रिपोर्ट कार्ड एक प्रचार अभियानों की स्क्रिप्ट मात्र है, जिसका असलियत से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार को जश्न मनाने की बजाय स्वास्थ्य सेवाओं, यमुना की सफाई, जल भराव, प्रदूषण, कानून व्यवस्था, सार्वजनिक परिवहन और सफाई जैसे गंभीर मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए था। वहीं रेखा गुप्ता द्वारा 30,000 क्षेत्र में एक मोहल्ला क्लिनिक को पहला आयुष्मान आरोग्य मंदिर के रूप में उद्घाटन किए जाने को लेकर भी कांग्रेस ने सवाल उठाए। यादव ने कहा कि इस केंद्र में न पर्याप्त स्टाफ है, न जरूरी मेडिकल सुविधाएं। एक मॉडल हेल्थ सेंटर मात्र 4 कर्मचारियों के भरोसे कैसे चलाया जा सकता है? उन्होंने इसे जनता की सेहत के साथ खिलवाड़ बताया है।